हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 ग्रामश्री कविता पढ़ेंगे। और इस कविता के कवि हैं सुमितानंदन पंत जी, जिनके पिछले वीडियो में हमने इनके जीवन परिचय में और पाठ के बारे में एक बार संक्षिप्त रूप में हमने परिचय लिया था। आगे हम आज कविता को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम देखें कि जो हमारी कविता है उसमें किन चीज़ों का वर्णन रहा है और कवि ने प्रकृति किन किन तत्वों का हमें आभास कराया है और उसके सूक्ष्म रूप का हमें अनुभव करवाया है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कविता के बारे में कि उन्होंने जो गांव की प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने खेतों के बारे में, बगीचों में, गंगा के किनारे में इसका सबका वर्णन किया है। जो गांव की सुख समृद्धि है उसका वर्णन किया है। अगर उन्होंने ये भी बताया कि कोई गांव का अगर दृश्य नहीं देखा हो, कभी खेतों का दृश्य उसे नहीं देख पाया हो, तो इस कविता को पढ़कर उसे वास्तव में ऐसा अनुभव होगा कि वह इन लहलाती फसलों को, उन हरे भरे खेतों को, उन गंगा किनारे तटों को, उनका आनंद ले पा रहा है। और इसके साथ साथ देखते हैं कि जैसे बगीचों पर या जो फसलें होती है, फसलें जब आई होती है तो उन पर जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो किस तरह चमकती हुई प्रतीत होते हैं। यानी वह पड़ने सूरज की किरणों से क्या होती है, चमक उठती है, यानी चांदी के समान, मोती के समान चमकने लग जाते हैं। और हम अगर फसलों में देखें, तरह तरह की जो फसलें उगाई जाती है उसमें अगर बात करें हम गेहूँ, जो सरसों, मटर, चना इत्यादि जो रहते हैं, तो उसमें अलग अलग फल फूल से ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपना क्या किया है, सौंदर्य किया है। और उसके किनारे जलीय जो जीव हैं, किस तरह का आनंद उनमें अपार आनंद उमड़ता है, वो सब भी हमें कविता के माध्यम से बताया है। तो आगे हम कविता को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पहला पद ले रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे कवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यानी इस कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में सुमितानंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कि हम देखें कि फैली खेतों में दूर तलक, यानी हम खेतों में देखते हैं दूर तलक तक क्या दिखाई देता है, मखमल के समान हमें कोमल हरियाली दिखाई देती है। कवि लिपटी जिसमें रवि की किरणें, और जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती है उन फसलों में, उन फसलों के अंतर तक उनमें क्या रहती है, छाई रहती है, चांदी की सी उजियाली। अब देखिए चांदी की सी उजियाली जिसमें हमने बात करी थी कि जिसमें क्या होता है कि ओस की बूंदें, पानी की बूंदें जो चिपकी हुई रहती है, उस पर क्या होता है, उनके जो सूर्य किरणें पड़ने समान वो क्या होता है, चमकने से प्रतीत होती है। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनके यानी जो पेड़ होते हैं उनके तिनकों पर देखे, उनके हरे हरे तिनकों पर देखते हैं हिल हरित रुधिर रहा है झलक, यानी ऐसा लगता है हरे रंग का जो रुधिर है वे क्या आ रहा है, उस पर झलकता हुआ प्रतीत होता है। उनके साफ जो है हरे रंग का हमें प्रभाव पर नजर आ जाता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यानी श्याम रंग के भूतल पर जो है झुका हुआ क्या दिखाई देता है, नभ का चिर निर्मल फलक, यानी जो आसमान का जो चित्रण होता है वह कहाँ दिखाई देता है, उस धरती पर दिखाई देता है। कि गांव में चारों तरफ क्या फैली होती है, हरियाली फैली हुई है। और जब सुबह सुबह इस ओस की बूंदें गिरती है तो सूर्योदय के बाद जब सूर्य किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण ही झिलमिल चमक सा उठता है। यानी सारे और जो फसलें लहराती है, जैसे लगता है कि जो मोती के समान जो पानी की बूंदें वो भी क्या रही है, पेड़ों के साथ हिलाती हुई, चमकती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की ऐसी चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही है। यानी सूर्य किरणें भी इतनी तीव्र हो जाती होगी कि उनमें से क्या करती है कि पत्तों में से आर पार होती हुई दिखे, यानी हमें उनमें क्या आभास दिखाता है, क्योंकि फसलें हैं जो क्या करती है, हवा के कारण लहलाती हुई प्रतीत होती है, तो उसमें से लगता है कि सूर्य किरणें भी उनसे आर पार चली जा रही है। और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून हमें स्पष्ट दिखाई देता है, यानी हरियाली जो हरा रंग होता है वह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहता है। क्योंकि कुछ फसलें जो होती है काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, काफ़ी ऊंचाई से मतलब एक सामान्य मनुष्य की जो ऊंचाई होती है उससे थोड़ी ऊपर चली जाती है। तब हम फसलों को निहारता है तब उस पर क्या दिखाई देता है, कैसा लगता है कि जो आसमान है वे भी क्या कर रहा है, अपने हरियाली को अपने आगोश में लिए हुए दिखाई देता है, यानी वे भी इसको छूता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसी प्राकृतिक मनोरम छटा हमारे को इस खेतों में, फसलों में दिखाई पड़ती है।
दूसरी जो पंक्तियां हैं उसमें देखें कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से जाग रहा नीलम की कली तीसी नीली। अब यानी आगे जो हम बात कर रहे हैं कि अब रोमांचित यानी जो धरती होती है वह भी अपने आप को रोमांचित सा महसूस करती है कि जब उसके गेहूं की फसलों में क्या हो जाती है, बालियान, उसमें धान जो आने लग जाता है, उसको देखकर धरती भी जो है वो क्या हो जाती है, रोमांचित सी हो जाती है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाली। अरहर जो फसल होती है, जो मैंने दालों में अगर बात करें, जब उनकी फसलों में जब बीज आते हैं तो वो क्या करती हैं, उनमें आवाज़ से करने लग जाते हैं, किंकिणियाँ जो होती है यानी आवाज़ करने लग जाती है, वे भी क्या करती है, शोभाशाली है। फिर आगे हम देखें कि और जो फसलें होती है कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, के जो सरसों की जो फसलें होती है, पीले पीले रंग के उनके फूल आए रहते हैं, उस समय क्या होता है कि उनकी जो तेल की जो गंध होती है वो भी धीरे धीरे वातावरण में महकने सी लग जाती है। तो लो हरित धरा से झाग रही नीलम की कली तीसी नीली, जो नीलम जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो नीले नीले फूल होते हैं वो भी अपने हरे हरे भरे खेतों को, फसलों को क्या कर रही है, निहार रही होती है, झांक रही होती है। तो इनमें है जो कविता का वर्णन हम देखें कि कवि ने फसलों में लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। जो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब फसलों के बारे में जिक्र रह रहा है कि हमने अलग अलग फसलों के बारे में देखा तो उनमें किस तरह का अद्भुत नयापन जो उसमें फसलों में देखने को मिलता है कि खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगाने पर धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, क्योंकि हमारे जो मुख्य खाद्यान्न जो फसलें होती हैं, जो खाद्यान्न जो चीज़ें होती हैं, उनमें हम गेहूँ जो फसल की जो बात करते हैं कि इसके आने पर धरती बहुत ही रोमांचित सी लगती है, क्योंकि ये हमारी जो होती है हमारे पेट भरने में हमारे खाने का मुख्य पदार्थ होते हैं। अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही है, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। अरहर सनई की जो फसलें होती है उनमें जो सोने के समान यानी इस तरह का पीला रंग जो होता है काफ़ी, तो उनके समान ऐसा लगता है कि वह क्या कर रही है कि अपने में जो होते हैं बीज बनकर जो उसके फूलों के जो फूल होते हैं, जो फसल के जो बीज होते हैं उनमें समान चमकने से लगती है। सरसों के फूल खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है, यानी सरसों की जो फसलें होती है जब काफ़ी उग आती है तो उनके जो पीले पीले फूल होते हैं, फूल खिल जाने उनके पीले पीले फूल होते हैं, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है उस कारण से उन्हें पूरे वातावरण में जो होती है तेल की सुगंध जो होती है पूरी वातावरण में फैल जाती है। यह धरती की सौंदर्यता को दर्शाती है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं, यानी वे भी क्या कर रही है, वे पूरी प्राकृतिक परिवेश को निहार रही है, देख रही है कि वे अपने आसपास के परिवेश को क्या कर रही है, देखना चाह रही है। तो यहाँ पे जो है वर्णन इसका किया गया है, तो इसे देखकर कि अरहर गेहूँ जो कि बालियाँ, अरहर सनई की फलियाँ, सरसों के पीले फूल और अलसे की कलियाँ धरती का क्या बढ़ा रही है, सौंदर्य बढ़ा रही है, जो अपने आप में क्या होता है, अनूठा होता है, अद्भुत होता है। अगले पंक्तियों की बात करते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी चिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं स्वयं फूल बनकर उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब यानी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो अब ऐसे फसलें हैं जिनमें जो बीज के समान जो हमारे जो आते हैं खाने के, जिनमें हम बात कर रहे थे कि जो फलियों रूप में लगते हैं, जिनके अंदर जो हमारे मटर जैसी चीज़ें पाई जाती है कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल कर यानी मिलजुल कर जो हंस रही सखियाँ मटर कड़ी, जो अगर मटर के फसलों की बात करते हैं तो उसमें फलियाँ लगती है, फलियों के अंदर जो मटर पाए जाते हैं कि मखमली पेटियों से लटकी चिमियाँ बिछाए छिप बीच लड़ी, यानी ऐसा लगता है कि उनके बीच में उन्होंने चिमिया रूप में अपने जो पैरों में अंदर छिपाए रही है, उसके बीच से बीजों से वो क्या कर रही है, लड़ रही है, उनमें लहला रही है। अब इसमें आगे बात करते हैं, जब ऐसे प्राकृतिक सुंदर अनुभव मनोरम दृश्य होता है तो जो तितलियाँ होती हैं जो फूलों का रस का आनंद लेती है, वो भी क्या करती है, रंग रंग की तितलियाँ रंग रंग के फूलों पर क्या करती है, आकर विराजमान होती है, तो देखने में काफ़ी सुंदर काफ़ी मनमोहक लगती है। फूल फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों, वृंत का मतलब होता है पत्तों पर। अब हम आगे देखेंगे जो
फूल होते हैं वे स्वयं भी क्या होते हैं, कई बार उड़कर अपने अपने फूलों में फूल जाते हैं, तो अपने आप को फूला समाते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, एक पत्तों से दूसरे पत्तों पर क्या करते रहते हैं, उड़ते से प्रतीत होते हैं। तो आगे जो कवि हैं, कवि ने हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। इन्हीं के बीच फसलों की बीच से लदी लड़ियां खड़ी हुई है, किसकी, मटर की। इन सब के बीच कई रंग तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती जा रही है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण प्रस्तुत किया है। उसमें देखते भी जा रहे हैं कि अलग अलग जो फसलें हैं, अलग अलग जो फल फूल हैं, जो फूलें हैं, उनमें किस तरीक़े सा, और जो इस फूलों का आनंद लेती है, जो तितलियां होती है रंग बिरंगी इन फसलों पर आकर बैठती है, तो काफ़ी देखने में आनंदित लगता है। आगे की पंक्तियों में देखें, कवि ने आगे पंक्तियों में वर्णन किया है कि अब स्वर्ण रजित रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई है आम्र तरु की डाली, जर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी चूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब हम बात कर रहे हैं और प्रकृति में और जो खेती में जो और भी जो फसलें बोई जाती हैं उनके बारे में, कि अब जो है स्वर्ण मंजरियों से लद गई हैं आम तरु की डाली। जो आम के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन पर क्या लग चुके हैं, अब आम के फल लग चुके हैं। इस कारण से वो स्वर्ण के समान, रजत यानी स्वर्ण के समान जो है मंजरे, यानी उनके जो आम जो होते हैं, कच्चे आम लगना शुरू हो चुके हैं। जर रहे डाक ढाक यानी पत्ते जो है उसमें, अब जो ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, नए पत्ते आने के बाद पुराने पत्ते हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। पीपल के दल, पीपल के यानी पीपल के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें से जो पुराने पत्ते होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, झड़ से जाते हैं, उसकी जगह नए पत्ते शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ऐसे कवि को जो है आभास सा होता है कि इससे क्या होती है, कवि जो कोकिला यानी कोयल जो होती है वो मतवाली हो जाती है, वे क्या करती है, कूकने लग जाती है। आगे देखें कि महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरिस झूली है। अब यानी इसके बाद कटहल की जामुन जो होते हैं जंगल में, यानी इनका क्या होता है, झरबेरी झूल से जाते हैं, क्योंकि ये जो काफ़ी बड़े होते हैं और जड़ों के साथ यानी ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, पूरे झूल यानी झुंड के साथ पूरे झूम से जाते हैं। फूले आड़ू, अब जो है इनके साथ फसलों में जो आड़ू के जो पेड़ होते हैं, नींबू दाड़िम गोभी आलू बैंगन मूली आदि भी क्या कर रहे हैं, लिहाज से इत्यादि कई तरह फल सब्जियाँ उग आई हैं। तो यहाँ हम देखें कि पंक्तियों में जो है वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। जो हम ये देख रहे हैं नई नई चीज़ों का आगमन, तो हम देखते हैं हमारे जो वसंत ऋतु होती है वो उसका आगमन होता है, तो उस समय हम देखते हैं कि प्रकृति में एक नयापन आता है। उसमें जो पुराने जितने भी पेड़ पौधे पत्ते रहते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वह सब टूट से जाते हैं। उसकी जगह जगह क्या आते हैं, नए नए पत्ते पुष्पों का आगमन होता है, नई तरह की प्राकृतिक छटा का आभास होता है। तो इसमें कवि बताते हैं कि आम के पेड़ों की डालियाँ सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बोर कलियों से लद चुकी है, यानी आम के पेड़ पर आम लगना शुरू हो चुके हैं। उस समय हम देखते हैं कच्चे कच्चे जो केरी रूपी जो आम होते हैं उनमें के चांदनी रंग की आम की बोर होती है, कलियों से लद जाती है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के जो पेड़ हैं उसकी पत्तियां झड़ रही है, यानी धीरे धीरे अपने पुराने पत्तों को क्या कर रही है, झाड़ रही है, छोड़ रही है। इन सब से ये कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है, और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं, यानी उनको जो कच्चे चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, यानी उनको देखना उनका अनुभव जो होता है वो काफ़ी आनंदित करने वाला होता है। झरबेरी बेरों से लद चुकी है खेतों में, कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी है, यानी हम देखें अब और कई तरह की फल और सब्जियां उगना शुरू हो चुकी है, जैसे आड़ू के, नींबू के, अनार के, आलू गोभी बैंगन मूली इत्यादि जो है हमारे ये फल और सब्जियां उगना शुरू हो चुकी हैं। आगे की पंक्तियों में देखें कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितैया पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली,
मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब यानी इसमें बताया कि आगे जो से फल सब्जियां हैं अब वो पकना शुरू हो चुकी है कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितैयाँ पड़ी, यानी अब जो अमरूदों के जो पेड़ होते हैं जब अनमोल लगते हैं, जब वो पक से जाते हैं तो जो पीले रंग के हो जाते हैं, पहले तो हरे रंग में रहते हैं, जब वो पीले हो जाते हैं तो उसमें लाल रंग की धारियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, यानी इसका कारण कि वह पकना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह आगे जो बेर के पेड़ होते हैं, सुनहले जो बेर होते हैं जो बोर खाते हैं, वे पकना शुरू हो गए हैं। आंवले से जो है पेड़ों की डाल जड़ चुकी है, यानी आंवले लगना शुरू हो चुके हैं। लहलह पालक, और पालक जो है अपने ज़मीन से उग चुका है, वह भी लहलाता है। इसी तरह में हमें धनिया भी जो है वह भी महका रहा है। लौकी, सेमफली आदि भी फैल चुकी है। मखमली टमाटर भी लाल हो चुके हैं, अपने पूरे लाल रंग में आ चुके हैं। और मिर्चों की तो ऐसे लगता है कि मिर्चों की जो झाड़ियों यानी छोटे जो पौधे हैं उन पर मिर्ची जो है थैलियों के समान लदना शुरू हो चुके हैं। तो अब आगे हम बात कर रहे थे कि वसंत ऋतु के कारण अब अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं, उन पर लाल रंग के निशान दिखाई जा रही है, जो धारियाँ निशान दिखाई जा रही है, ये सब इस बात का संकेत करते हैं कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहला रहा है और धनिया की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लगते से प्रतीत होते हैं। यानी प्रकृति में हम देखें कि अगर नए नए फल फूलों से फलों से आगे बात करें सब्जियों से जब ये आना शुरू होते हैं तब सब में एक बात करें प्राकृतिक दृश्य काफ़ी आनंदित करने वाला होता है। और जो किसान इन फसलों को जब पकता हुआ देखता है तब वह काफ़ी आनंदित महसूस करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो किसान होता है काफ़ी मेहनत के बाद एक फसल को तैयार करता है, उसके करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना वह करता है। जब फसल पककर तैयार होती है, जिन पौधों और फसलों को जब वह तैयार कर लेता है तब वह काफ़ी आनंदित महसूस करता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आपको पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आगे की पंक्तियों और पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।